नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज आषाढ़ का एक दिन नाटक पर तीसरा सत्र है। पहले सत्र में हम लेखक परिचय पर बात कर चुके हैं। दूसरे सत्र में हमने आषाढ़ का एक दिन नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात की थी और आज के सत्र से हम कथासार पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि इस नाटक में कुल 3 अंक हैं और अंकों का दृश्यों में विभाजन नहीं किया गया है। आज के सत्र में हम प्रथम अंक के कथासार पर बात करेंगे। प्रथम अंक के विषय में, उसके कथासार के विषय में, उसकी कथानक के विषय में आपको एक बात यह ध्यान में रखनी है कि प्रथम अंक इस नाटक की पृष्ठभूमि है, इसकी कथानक की पृष्ठभूमि है, क्योंकि ये पूरी कथा का आधार प्रस्तुत करता है, आधार निर्मित करता है। इस अंक में न केवल हम लगभग सभी 90% पात्रों से नाटक के हम रूबरू होते हैं, परिचित होते हैं और महत्वपूर्ण सभी पात्रों के व्यक्तित्व का उद्घाटन भी यहीं से प्रारंभ हो जाता है और जो कुछ आगे घटित होने वाला है उसकी प्रक्रिया भी यहीं प्रारंभ होती है, क्योंकि प्रथम अंक आषाढ़ के एक दिन से शुरू होता है और जब समाप्त होता है वहां पर कालिदास को विदा कर रही है उज्जैनी के लिए राजकवि के आसन पर को ग्रहण करने के लिए मल्लिका। तो जो पृष्ठभूमि, जो आगे एक रचनाकार की रचना धर्मिता पिसने वाली है, संघर्षों से जूझने वाली है, वो सारी पृष्ठभूमि यहां पर तैयार हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। तो नाटक का जो ये प्रथम अंक है दोस्तों, इसकी शुरुआत मल्लिका के आषाढ़ के पहले दिन वर्षा में भीगकर घर लौटने से हुई है। नाटक के प्रथम अंक का प्रारंभ मल्लिका के आषाढ़ के पहले दिन वर्षा में भीगकर कांपते हुए घर में प्रवेश करने से होता है। यहां इस पृष्ठभूमि में मैं आपको यह बता दूं कि मल्लिका की माता जो अंबिका है वो कालिदास को पसंद नहीं करती और मल्लिका और कालिदास का साथ साथ घूमना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो असंतुष्ट रहती है मल्लिका के इस रवैये को लेकर के। लेकिन क्योंकि ये एक आधुनिक बोध का नाटक है जिसकी चर्चा इसमें निहित जो आधुनिक बोध है उसकी चर्चा हम प्रसंगवश आगे कथा के साथ साथ करते रहेंगे। तो मल्लिका आषाढ़ के पहले दिन वर्षा में भीगकर कांपती हुई घर में प्रवेश करती है। वह आषाढ़ के पहले दिन की वर्षा में डूबी प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत है, पूरी तरह से भाव विभोर होकर वो प्रकृति के सौंदर्य से वो घर पर लौटती है और वो चाहती है कि उसकी मां उसकी उन भावनाओं को समझे, सुने, लेकिन वो अनमनी से अपने काम में व्यस्त रहती है। आगे चलते हैं। वह मां को अपनी उन्हीं अनुभूतियों यानी आषाढ़ के एक दिन प्रकृति का सौंदर्य देखकर उसके मन में कौन कौन सी अनुभूतियां हुई, कौन कौन से भाव पैदा हुए, वो उनके विषय में बताती है, किंतु मां उसकी बातों में कोई रुचि नहीं लेती और तटस्थ एवं निर्लिप्त भाव से अपने काम में लगी रहती है। मल्लिका इस तरह वर्षा में भीगना और कालिदास के साथ पर्वत शिखरों पर घूमना उसे पसंद नहीं है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं। अंबिका कालिदास को पसंद नहीं करती। अंबिका मल्लिका की मां है, यह आपको भूलना नहीं है। अंबिका कालिदास को पसंद नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वही उसकी बेटी की लोक निंदा का कारण है। बेटी की लोक निंदा का कारण क्यों है? क्योंकि मल्लिका कालिदास से प्रेम करती है और उसके साथ ग्रामीण परिवेश में रहते हुए भी पर्वत शिखरों पर, घाटियों में उन्मुक्त भाव से विचरण करती है, जो कि ग्रामीण परिवेश में संभव नहीं है। यही कारण है कि उसका इस तरह उन्मुक्त विचरण करना कालिदास के साथ उसे लोक निंदा का आधार, उसके लोक निंदा का आधार प्रस्तुत करता है और यही बात अंबिका को पसंद नहीं है। मल्लिका के स्वभाव की जो उन्मुक्तता है दोस्तों, वो आधुनिक बोध से के बिल्कुल निकट है और आगे जब हम उसकी विचारधारा को देखेंगे, समझेंगे, तो वहां भी हमें आधुनिक बोध दिखाई देगा। मल्लिका के द्वारा सूखे वस्त्र पूछे जाने पर अंबिका उसे बताती है कि सूखे वस्त्र तल्प पर हैं। यानी मल्लिका क्योंकि भीग कर आई है तो वो अपनी माता से पूछती है कि सूखे वस्त्र कहाँ हैं। तब अंबिका उसे बताती है कि सूखे वस्त्र तल्प पर हैं। मल्लिका मां को आज की वर्षा का रोमांचक अनुभव सुनाना चाहती है, लेकिन मां सुनना नहीं चाहती। इसके कारण की चर्चा हम कर चुके हैं, क्योंकि उसे इस तरह मल्लिका का पर्वत शिखरों पर कालिदास के साथ घूमना पसंद नहीं है। आगे चलें। मल्लिका के बहुत पूछने पर जब मल्लिका देखती है कि मां निरंतर काम में व्यस्त है, उसकी बातों में रुचि नहीं ले रही है, बहुत अनमनी है, उदास है, तो वो बार बार मां से पूछती है, क्या
तुम्हारे इस अनमनेपन का कारण क्या है? तो मां बताती है कि उसके विवाह संबंध के लिए, यानी मल्लिका के विवाह संबंध के लिए उसने अग्निमित्र को जहां भेजा था, उन्होंने विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। यानी अंबिका क्योंकि मल्लिका के विवाह को लेकर चिंतित है और कालिदास को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए वो समय समय पर प्रयत्न करती रहती है ताकि किसी अच्छे घर में मल्लिका का रिश्ता हो जाए। और इसी संदर्भ में उसने अग्निमित्र नाम के एक व्यक्ति को उसके विवाह संबंध का प्रस्ताव लेकर एक परिवार के पास भेजा था, एक स्थान पर भेजा था, लेकिन उन्होंने लोक निंदा से प्रभावित होकर उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मल्लिका ये सुनकर उत्तेजित हो उठती है। अब यहां भी आधुनिक बोध है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। मल्लिका उत्तेजित हो उठती है और कहती है कि उसका जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। ये पूरी तरह से आधुनिक दृष्टिकोण है। किसी गुप्त काल के समय में ये नाटक लिखा गया था, गुप्त काल के समय को आधार बनाकर ये नाटक लिखा गया है। और कालिदास को ये माना जाता है, इतिहास इस बात की पुष्टि भी करता है कि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। तो उस स्थिति में गुप्तकालीन परिवेश में किसी भी लड़की की इस तरह की विचारधारा होना कि उसका जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। यह जाहिर सी बात है कि ये जो विचार है मल्लिका का, ये उसके आधुनिक बोध को स्पष्ट करता है। इस विषय में किसी को आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी ये जो उत्तेजना है उसके व्यक्तित्व को आधुनिक बोध के निकट ले जाती है। अंबिका लोकापवाद से पीड़ित अपनी व्यथा व्यक्त करती है। अंबिका पीड़ित है क्योंकि मल्लिका की लोक निंदा हो रही है और वो उसके प्रति अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करती है। मल्लिका कहती है कि उसने भावना में भावना का वर्ण किया है। इस वाक्य को आप बिल्कुल अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे क्योंकि ये इस नाटक का बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। भावना में भावना का वर्ण किया है और उसी भावना से उसे प्रेम है, परंतु अंबिका उसकी इस भावना को आत्म प्रवंचना, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे, आत्म प्रवंचना यानी भावना के नाम पर अपने आप को धोखा देना आत्म प्रवंचना है, कहकर पुकारती है। इसी समय कालिदास एक घायल हरिण शावक को बाहों में लिए आता है और मल्लिका को बताता है कि ग्राम में राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। यानी किसी ने घायल कर दिया है हरिण शावक को, हरिण के बच्चे को, और उसे गोद में लिए क्योंकि वो एक संवेदनशील प्राणी है, प्रकृति प्रेमी प्राणी है। तो घायल हरिण शावक को लेकर मल्लिका के घर आता है ताकि उसका उपचार हो सके और उसकी पीड़ा को कुछ कम किया जा सके, और बताता है कि कुछ राज्य के कर्मचारी यहाँ गांव में आए हैं। वह मल्लिका से घायल हरिण शावक के लिए दूध लाने के लिए कहता है। मल्लिका उसे मां की नाराजगी के विषय में बताती है। कौन सी नाराजगी? कि लोकापवाद के कारण मल्लिका की नाराजगी और अग्निमित्र जो विवाह प्रस्ताव को लेकर गया था, वो वहां से विवाह प्रस्ताव के ठुकराए जाने के कारण जो नाराजगी है, उन दोनों बातों को बताती है। लेकिन कालिदास हरिण शावक से बातचीत करने में डूबा है, यानी वो इन सब बातों की तरफ ध्यान देता ही नहीं। इसी समय दंतुल नाम का एक राज कर्मचारी आता है, आप ध्यान रखेंगे, और आकर कहता है कि यह हरिण शावक, क्योंकि दंतुल एक राज कर्मचारी है जो उज्जैनी से उस ग्रामीण प्रदेश में आया है, और वो हरिण शावक को बाण से घायल करता है, और कालिदास उसी हरिण शावक को उठा करके लाए हैं। तो वो कहता है कि यह हरिण शावक मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। कालिदास कहता है कि इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। राजपुरुष फलतः दोनों में विवाद होता है और कालिदास हरिण शावक को बाहों में लेकर उठकर वहां से चला जाता है। यानी कालिदास दंतुल का विरोध करते हैं, उसके आखेट की प्रवृत्ति का विरोध करते हैं। यहां दो भिन्न विचारधाराओं के बीच संघर्ष है। एक राजपुरुष है जो आखेट प्रेमी है, और दूसरा है एक रचनाकार, एक कलाकार। एक रचनाकार की रचना धर्मिता का संघर्ष जो है वो यहीं से प्रारंभ होता है और दोनों के बीच टकराव होता है। फलतः कालिदास हरिण शावक को बाहों में लिए चले जाते हैं। कालिदास के जाने के बाद दंतुल को मल्लिका से ज्ञात होता है कि जो व्यक्ति अभी हरिण शावक को लेकर यहां से गया है वही कवि कालिदास है। और क्योंकि दंतुल वररुचि, आचार्य वररुचि के साथ ग्राम प्रदेश में इसलिए आया है ताकि वो कालिदास को अपने साथ उज्जैनी ले जा सके, क्योंकि महाराज उन्हें, कालिदास को राजकवि के पद पर आसीन करना चाहते हैं।
दंतुल मल्लिका को बताता है कि उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति, चर्चा होती है दंतुल और मल्लिका के बीच, तो जब उसे पता चलता है कि ये कवि कालिदास हैं तो मल्लिका उससे प्रश्न करती है कि तुम कालिदास को कैसे जानते हो। तब वो बताता है कि उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के कवि कालिदास को जानता है। ऋतु संहार कवि कालिदास की पहली रचना है जो उज्जैनी में बहुत अधिक लोकप्रिय हुई। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है। ऋतु संहार के लेखक का राजकीय सम्मान करने और उन्हें राजकवि बनाने का निर्णय भी किया है। वह यह भी बताता है कि सम्राट ने कवि को लाने के लिए ही आचार्य वररुचि को यहां भेजा है। ध्यान रखेंगे कि कालिदास को राजकीय सम्मान देने और राजकवि के पद पर आसीन करने के लिए सम्राट ने किसे भेजा, तो आचार्य वररुचि को भेजा, और उसके साथ कुछ अनेक कर्मचारी भी हैं जिनमें से दंतुल एक है। मल्लिका यह सुनकर खुशी से झूम उठती है और दंतुल कालिदास से क्षमा मांगने के लिए प्रस्थान करता है। अंबिका यह सुनकर भी प्रसन्न नहीं होती, अपितु कालिदास के दोष गिनाने लगती है। जब मल्लिका प्रसन्न होती है और अपनी मां से अपनी प्रसन्नता की भागीदारी करती है, तब अंबिका तब भी निर्लिप्त भाव से ही रहती है, क्योंकि वो किसी भी स्थिति में कालिदास को पसंद करती ही नहीं है। और यही कारण है कि वो इस इतनी बड़ी बात जो कालिदास के जीवन में होने वाली है, उन्हें राजकीय सम्मान मिलने वाला है, फिर भी वो प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उस कालिदास के दोषों के विषय में चर्चा करने लगती है। अंबिका जब कालिदास के दोषों की बात करने लगती है तब वो कहती है कि कालिदास आत्मसीमित है। वह मल्लिका से कहती है कि उसके लिए तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह स्वयं से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। यानी वो कालिदास के व्यक्तित्व की गंभीरता को, उसकी रचनात्मक प्रतिभा को समझती ही नहीं, उसे कुछ भी महत्व नहीं देती। इसी समय मातुल अंबिका को पुकारता हुआ वहां आता है। मातुल मामा है कालिदास के और उनके संरक्षक भी हैं। कालिदास उन्हीं के साथ रहा करते हैं ग्रामीण परिवेश में। मातुल क्रोध में कहता है कि आज मैं सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूं कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। वे कालिदास से असंतुष्ट हैं, उन पर क्रोधित हैं। क्यों? क्योंकि कालिदास ने राजकीय सम्मान स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जबकि मातुल चाहते हैं कि ये तरक्की करे, ऊपर उठे और इसको जो यश प्राप्त हो रहा है वो यश इसे प्राप्त हो। लेकिन जब कालिदास कहते हैं कि मैं ये राजकीय सम्मान प्राप्त नहीं करना चाहता, इसे स्वीकार नहीं करूंगा, तब मातुल क्रोध में आकर अपने क्रोध को निकालने के लिए मल्लिका के घर यानी अंबिका के पास आता है। मातुल क्रोध में कहता है कि आज मैं सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूं कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। वह कालिदास को कुलद्रोही कहता है क्योंकि वह राजकीय सम्मान लेने से इनकार कर रहा है और कह रहा है कि मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं। कृत यानी खरीदे जाने के लिए, कोई मुझे राजकीय मुद्राएं देकर नहीं खरीद सकता। ये एक रचनाकार का अपना स्वाभिमान है, सम्मान है। इस पंक्ति को भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लेंगे कि कालिदास क्या कहते हैं, मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं। मल्लिका को यह सुनकर अत्यधिक आश्चर्य होता है कि कालिदास राजकीय सम्मान लेने के पक्ष में नहीं है। इसी समय एक और ग्रामीण युवक जिसका नाम निक्षेप है, मातुल को बुलाने के लिए वहां आता है। कहां? मल्लिका के घर आता है और कहता है कि आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये आचार्य कौन है? ये आचार्य हैं आचार्य वररुचि, जो कालिदास को ले जाने के लिए यहां ग्राम में आए हैं उज्जैनी से। मातुल उस पर क्रुद्ध होता है कि वह आचार्य को अकेला छोड़कर यहां क्यों आया, क्योंकि जब मातुल कालिदास पर अपना क्रोध प्रकट करने के लिए किसके पास आए? अंबिका के पास यानी मल्लिका के घर पर आते हैं, तो वो निक्षेप को आचार्य के पास छोड़कर आते हैं कि वो आचार्य का ध्यान रखे। लेकिन वो उन्हें अकेला छोड़कर मातुल के पास आ जाता है, तो वो उस पर क्रोधित होते हैं कि आचार्य को अकेला छोड़कर वो भला यहां क्यों आया। निक्षेप बताता है कि आचार्य ने मातुल के साथ इस ग्राम प्रदेश में घूमने की इच्छा व्यक्त की है, इसलिए वह उन्हें बुलाने के लिए आया है। और जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि आचार्य वररुचि जैसे सम्मानित व्यक्ति, सम्मानीय व्यक्ति उनके साथ यानी मातुल के साथ इस ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, तो उनका चेहरा गर्व से दमकने लगता है।
ये सुनकर मातुल का मुख गर्व से चमक उठता है, परंतु दूसरे ही पल कालिदास का नाम सुनकर वे गर्व की रेखाएं वितृष्णा की रेखाओं में बदल जाती हैं, क्योंकि दूसरे ही क्षण उन्हें याद आता है कि ये गर्व उनको क्यों मिल रहा है, क्योंकि कालिदास को राजकीय सम्मान देने के लिए सम्राट ने बुलाया है। लेकिन यदि कालिदास इस सम्मान को स्वीकार नहीं करेंगे तो ये गर्व व्यर्थ है। तो यही कारण है कि कालिदास का नाम सुनकर उनके चेहरे पर जो गर्व आया था वो वितृष्णा में बदल जाता है। मल्लिका के पूछने पर निक्षेप बताता है कि कालिदास इस समय जगदंबा के मंदिर में है, क्योंकि जब मल्लिका को पता चलता है कि कालिदास राजकीय सम्मान स्वीकार नहीं कर रहे, तब मल्लिका उससे पूछती है निक्षेप से कि वे कहां हैं। तब वो बताता है कि इस समय वो जगदंबा के मंदिर में है। निक्षेप यह भी बताता है कि वे हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदंबा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें आशंका है कि कहीं घर जाने पर उन्हें जबरन उज्जैनी न ले जाया जाए। मल्लिका निक्षेप और अंबिका का सारा वार्तालाप सुनकर एकाएक कालिदास को राजकीय सम्मान स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जगदंबा के मंदिर जाने के लिए तत्पर हो जाती है। यानी निक्षेप और अंबिका के बीच जो बातचीत हो रही है, मल्लिका उससे सारी स्थिति से परिचित हो जाती है और वो निर्णय करती है कि वो जगदंबा के मंदिर में जाएगी और कालिदास से मिलेगी तथा उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि उन्हें राजकीय सम्मान प्राप्त करने के लिए, स्वीकार करने के लिए उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। अंबिका मल्लिका के इस निर्णय का विरोध करती है, क्योंकि वो कालिदास को पसंद करती ही नहीं है। किंतु मल्लिका निक्षेप के साथ जगदंबा के मंदिर की ओर चली जाती है। ये जो व्यक्तित्व है मल्लिका का, वो आप बार बार देखेंगे कि आधुनिक बोध के बहुत अधिक निकट है, क्योंकि वो अपने स्वतंत्र निर्णय, मल्लिका अपने स्वतंत्र निर्णय लेती है, किसी की भी नहीं सुनती। अंबिका हताश सी आंचल में मुख छिपाकर बैठ जाती है। उसे दिन ढलने का एहसास ही नहीं होता। विलोम आकर घर में प्रकाश की व्यवस्था करता है। विलोम और एक पात्र है इस नाटक का जो कालिदास को पसंद नहीं करता और मल्लिका से प्रेम करता है और बाद में यही मल्लिका का पति भी बनता है। तो वो देखता है, वो जब घर में प्रवेश करता है तो वो देखता है घर में अंधेरा छाया हुआ है और आंचल में मुंह छिपा करके अंबिका उदास बैठी है। तब वो वहां पर प्रकाश की व्यवस्था करता है। अंबिका विलोम को घर से चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि मल्लिका को उसका घर आना सही नहीं है। यानी मल्लिका विलोम का अपने घर आना सहन नहीं करती, पसंद नहीं करती। विलोम अंबिका के दुख को और भड़काता है और कहता है कि कालिदास के उज्जैनी जाने से पहले मल्लिका का उससे विवाह हो जाना चाहिए। ये बात कहकर वो अंबिका के दुख को और अधिक बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि अंबिका कालिदास को पसंद नहीं करती और वो कालिदास और मल्लिका के विवाह की चर्चा कर रहा है। अंबिका उसे जाने के लिए कहती है, किंतु वह अंबिका का हितैषी बनकर वहीं डटा रहता है और मल्लिका के जगदंबा के मंदिर से लौट आने की प्रतीक्षा करता है। कुछ ही क्षणों में मल्लिका कालिदास के साथ घर लौटकर आती है। विलोम और कालिदास के बीच कटु वार्तालाप होता है, क्योंकि विलोम कालिदास को पसंद नहीं करता, तो वो हमेशा उन पर तरह तरह के आक्षेप लगाता है, तरह तरह के कटु वचन उनको बोलता है और यही कारण है कि दोनों के संबंधों में कटुता व्याप्त है। विलोम कहता है कि राजधानी के वातावरण में अनेक आकर्षण हैं, रंगशालाएं, मदिरालय, विलास भूमियां, वहां जाकर इस ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे। इस तरह की बातें कहकर वो कालिदास को और अधिक भड़काता है। मल्लिका विलोम की इसको इस प्रकार की बातें करने पर टोकती है, परंतु दोनों के बीच कटु वार्तालाप चलता ही रहता है। मल्लिका के रोकने पर भी विलोम कालिदास से पूछता है कि वह उज्जैनी अकेला जाएगा या मल्लिका से विवाह कर उसे भी साथ लेकर के जाएगा। अंबिका इस वार्तालाप से निकलकर चली जाती है, यानी उसे कालिदास का आना भी पसंद नहीं है और जबकि चर्चा कालिदास और मल्लिका के विवाह की हो रही हो तो इस चर्चा में भी वो भागीदारी नहीं करना चाहती और यही कारण है कि वो वहां से चली जाती है। कालिदास उस पर दूसरों के जीवन में अनधिकार प्रवेश का आरोप लगाता है। किस पर? विलोम पर। विलोम और कालिदास के बीच चर्चा हो रही है। विलोम तरह तरह के आक्षेप लगा रहा है, तरह तरह के प्रश्न उनसे पूछ रहा है। तो कालिदास जब वो मल्लिका और उसके विवाह की बात करता है विलोम, तब कालिदास उसे कहते हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है, प्रश्न है और मैं उसे किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में अनधिकार प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
विलोम के जाने के बाद मल्लिका कालिदास को राजकीय सम्मान स्वीकार करने और उज्जैनी जाने के उसके वचन की याद दिलाती है कि क्योंकि उसने प्रेरित किया और मल्लिका के प्रेरित करने पर कालिदास ने इस बात की सहमति दी कि वो उज्जैनी जाएंगे और राजकीय सम्मान को स्वीकार करेंगे। कालिदास कहता है कि यह ग्राम प्रांतर ही मेरी वास्तविक भूमि है, यहां से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। यानी वो अपना पक्ष रखता है कि वो क्यों नहीं जाना चाहते उज्जैनी। कालिदास अपना पक्ष रखते हैं मल्लिका के सामने, तो वो कहते हैं कि ये जो ग्राम प्रांतर है यही मेरी वास्तविक भूमि है, क्योंकि यहीं पर मैं पला बड़ा हूं और इस परिवेश से मुझे लगाव है। मेरी जो रचनात्मक प्रतिभा है वो यहीं पर विकसित होती है, यहीं पर जन्म लेती है, यहीं पर अपने सशक्त रूप में उभर कर सामने आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं इस ग्राम प्रांतर को छोड़कर चला जाऊं तो मैं अपनी जड़ों से विमुख न हो जाऊं। दूसरी बात, मेरी रचनात्मक प्रतिभा कहीं कुंठित न हो जाए। मल्लिका उसे समझाती है कि नई भूमि उसे यहां से भी अधिक उर्वर और संपन्न मिलेगी और वह उसके व्यक्तित्व को और अधिक पूर्ण बना देगी। यानी मल्लिका उसे उज्जैनी जाने के लिए सकारात्मकता से उसके साथ बात करती है और उसे कहती है कि हो सकता है कि जो वो सोच रहा है कि यहां से बिछड़ने के बाद, यहां से इस प्रदेश से अलग होने के बाद वो अपनी जड़ों से उखड़ जाएगा, इसके विपरीत भी सोचा जा सकता है कि ऐसा संभव है कि उज्जैनी जाकर उसकी प्रतिभा को और अधिक नई ऊंचाइयां प्राप्त हों और अधिक विकास के अच्छे अवसर मिलें और उसका व्यक्तित्व और प्रबल रूप में, सशक्त रूप में, प्रभावशाली रूप में, एक रचनाकार के रूप में उभर करके सामने आए। वह कालिदास का पथ प्रशस्त होने की कामना के साथ कालिदास को विदा करती है। यानी कालिदास अंततः मल्लिका के प्रेरित करने पर उज्जैनी जाने के लिए स्वीकृति देते हैं और वे उज्जैनी जाने के लिए तैयार हैं। तो वो कामना करती है कालिदास को विदा करते समय कि उनका पथ प्रशस्त हो और उन्हें विदाई देती है। मल्लिका के अश्रुओं के साथ ही वे उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि वह कालिदास के, उसके हृदय की स्थिति बड़ी विचित्र है। वह कालिदास के सफलता के कामना भी करती है, उसके उत्कर्ष की कामना भी करती है, लेकिन उसके बिछोह को सहन नहीं कर पाती है। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसके भीतर कहीं कुछ चटक रहा है, कहीं कुछ टूट रहा है जो उसे पीड़ित कर रहा है। उसकी माँ उससे कहती है कि रोने का कारण पूछती है, तब मल्लिका कहती है मैं रो नहीं रही हूं माँ, मेरी आंखों से जो बरस रहा है यह दुख नहीं, यह सुख है माँ, सुख। यानी वो बहुत ही सकारात्मक तरीके से अपने आंसुओं के बहने का कारण अपनी मां को बताती है कि ये सुख है, ये आनंद के आंसू है, क्योंकि कालिदास को वास्तव में उनकी प्रतिभा के अनुकूल अवसर प्राप्त हो रहे हैं, उनके अनुकूल सम्मान प्राप्त हो रहा है। यही कारण है कि मैं खुशी से, आनंद से रो रही हूं, मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। और ये इस अंक का, यानी प्रथम अंक का अंतिम संवाद है। यहीं पर आकर प्रथम अंक समाप्त होता है। तो अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई दोस्तों, उसमें आगे की जो कथावस्तु है नाटक की, उसका आधार पूरा तैयार हो चुका है। और नाटक में, क्योंकि नाटक का उद्देश्य क्या है कि एक रचनाकार की प्रतिभा को किसी भी युग में संघर्ष के दौर से गुजरना ही पड़ता है, और वही संघर्ष उज्जैनी जाकर कालिदास की रचनात्मक प्रतिभा को सहन करना पड़ेगा। और यही कारण है कि उसकी पृष्ठभूमि यहां पहले अंक में ही तैयार हो गई है, क्योंकि कालिदास उज्जैनी जाने के लिए तैयार हो गए हैं, राजकीय सम्मान प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए हैं, राजकवि का आसन स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब वहां जाकर राजनीतिक परिवेश में किस तरह से उनकी रचनात्मक प्रतिभा कुंठित होगी, पिसेगी, संघर्ष का सामना करेगी, इसकी चर्चा आगे के अंकों में होगी। तो उम्मीद करती हूं दोस्तों कि आपको ये अंक, इसकी पृष्ठभूमि, इसका कथानक, इसका नाटक में क्या महत्व है, वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये प्रथम अंक वास्तव में इस नाटक की पहली सीढ़ी है, जो हमें आगे के दोनों अंकों की आधार के विषय में, आधार फलक के विषय में बताती है। अगले सत्र का इंतजार कीजिए। नमस्कार।